जय हिंद दोस्तों। मैं नरेंद्र शर्मा श्योर 60 गुरुकुल डिफेंस एकेडमी में आपका स्वागत करता हूं। लास्ट क्लासेस में हम लोगों ने बात की थी आपके जो बेसिक केमिस्ट्री से रिलेटेड टॉपिक्स थे उनकी, और उस पर बेस्ड आपने क्वेश्चन का प्रैक्टिस भी कर लिया था। लास्ट में आपने लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस के रूल्स भी पढ़ लिए थे, किसने कौन सा लॉ दिया था ये भी आप लोगों ने देखा था, और क्या लॉ क्या बोलता है ये भी आप लोगों ने देखा था। तो लास्ट क्लास में जिन लोगों ने अभी लॉज को नहीं देखा है वो लोग एक बार लॉ को जरूर देख लें, क्योंकि लॉ पे क्वेश्चन आपका आता ही आता है। ठीक है, तो ये चीज़ मिस नहीं करनी है, उस लेक्चर को जरूर देखें। तो अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं एक बहुत ही खूबसूरत और बेहतरीन टॉपिक केमिस्ट्री का, मोल कॉन्सेप्ट। और मोल कॉन्सेप्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस की भी नॉलेज होना आप लोगों को ज़रूरी है, क्योंकि आने वाले टाइम में थोड़ा जो लेवल है पेपर का वो बढ़ रहा है, और लेवल के बढ़ने के साथ साथ एक लेवल के क्वेश्चंस भी आ रहे हैं जिसमें कि मोल और कंसंट्रेशन टर्म से रिलेटेड क्वेश्चंस की भी आपको नॉलेज होगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये हमारा गुरुकुल का स्कैनर है, इसको आप लोग स्कैन करके टेलीग्राम पर ज्वाइन हो सकते हैं, जहां आप लोगों को डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम से रिलेटेड अपडेट्स मिलती रहेगी, पीडीएफ वगैरह से रिलेटेड अपडेट भी आप लोगों को मिलती रहेगी। चलिए तो आगे हम लोग अब मोल की बात करते हैं। व्हाट इज मोल? मोल क्या है ये आप लोगों को देखना है। ठीक है, व्हाट इज मोल? मोल जो वर्ड है बेसिकली अगर इसकी बात की जाए तो ये मोल वर्ड आपका एक ग्रीक वर्ड होता है हीप, उससे ड्राइव किया गया है। ठीक है, तो मोल का मतलब होता है कलेक्शन, हीप का मतलब होता है कलेक्शन ऑफ समथिंग। तो मोल जस्ट अ नंबर, एक नंबर की तरह है जस्ट, जो कि बहुत स्मॉल, जो आप लोगों की स्मॉल थिंग्स जो होती हैं उनको अगर आपको क्वांटिटी में अगर बताना है तो उसके लिए एक थोड़ा सोफिस्टिकेटेड एक टर्म बनाया गया मोल, जो अवोगाड्रो ने इस पर बात की थी। इसको मोल को एक मोल को हम एक एवोगाड्रोज नंबर से भी रिप्रेजेंट करते हैं। चलिए यहाँ देखिए, द टर्म मोल इज derived from word heap. The term mole is derived from word heap। और heap का मतलब क्या होता है? heap का मतलब होता है कलेक्शन ऑफ समथिंग। heap का मतलब होता है कलेक्शन ऑफ समथिंग। ठीक है, heap का मतलब क्या होता है? कलेक्शन ऑफ समथिंग। अब यहां पर देखिए, ये आप लोगों का हीप टर्म से डिराइव किया गया है, जिसका मतलब क्या होता है? कलेक्शन ऑफ समथिंग होता है। और कलेक्शन ऑफ समथिंग से आप लोगों को क्या समझ में आ रहा है कि कोई भी स्मॉल टाइप की जो क्वांटिटीज होती हैं उनको क्वांटाइज्ड करने के लिए, उनको बताने के लिए हम लोग टर्म मोल का यूज करते हैं। ठीक है, अब जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया, मोल को ज़्यादा कुछ नहीं समझना है, मोल जस्ट अ नंबर, एक नंबर है। जैसे कि देखिए, ये एक पॉलीथिन है आपकी, सपोज दैट, अब कहोगे आप लोग ये कैसी पॉलीथिन बना दी सर ने, तो ये मान के चलिए पॉलीथिन है, और इसके अंदर ये यहाँ पर देखिए ऑरेंज रखे हुए हैं। ठीक है, क्या हैं ये? ऑरेंज हैं। तो यहाँ पर अगर आपको कह देता है कोई कि इसके अंदर 1 डजन ऑरेंज हैं, तो इस पॉलीथिन के अंदर कितने कितने ऑरेंज हो गए? कोई तो कहेगा कि भैया यहाँ पर तो 5 ऑरेंज दिख रहे हैं, 5 ऑरेंज हो गए। अरे नहीं भाई, ये 5 नहीं है, ये ब्यू है, आप इधर से देख रहे हो, इनके पीछे भी तो कुछ छुपे हुए हो सकते हैं कि नहीं? तो ये 5 नहीं है, ये कितने हैं? 12 हैं। तो यहाँ पर 12 ऑरेंज हैं। ये क्या हैं? ये 12 ऑरेंज। ठीक है, तो यहाँ पर 1 डजन, 1 डजन जहाँ पे आ गया, डजन वर्ड जहाँ आ गया वहाँ 12 लिख देना है। 2 डजन, 2 इंटू 12, 3 डजन, 3 इंटू 12। डजन की जगह जैसे 12 हम लोग यूज कर रहे हैं, जैसे कह दिया जाए कि 1 डजन पेन, तो 1 दर्जन पेन हो गए, यानी कि 12 पेन हो गए। 1 डजन मान के चलिए, जैसे कि आपकी क्लास में स्टूडेंट हैं 2 डजन, तो 2 डजन का मतलब क्या हो गया? 24।
3 डजन मतलब 36। तो इस तरीके से डजन का मतलब जैसे 12 होता है, ऐसे ही यहाँ पर मोल का मतलब भी कुछ ना कुछ होता है। अब जैसे कि मान के चलिए ये बहुत स्मॉल आप लोगों के पार्टिकल्स हैं, मान के चलिए ये इलेक्ट्रॉन्स का ढेर है। इलेक्ट्रॉन आप लोगों ने देखा होगा बहुत छोटा पार्टिकल होता है। जब एटम आपका इतना छोटा होता है, एटम का साइज 1 एंगस्ट्राम के लमसम होता है। कितना होता है? 1 एंगस्ट्राम के अराउंड होता है। किसका साइज? एटॉम का। तो इलेक्ट्रॉन का साइज तो उससे भी छोटा हो गया, बहुत स्मॉल साइज होता है। तो यहाँ देखिए आप लोग, ये जैसे कि आप लोगों को पता चल रहा होगा, यहाँ पर आपको कह दिया जाए कि 1 मोल इलेक्ट्रॉन्स हैं। क्या है यहाँ पर? 1 मोल इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो 1 मोल इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या होगा यहाँ पर? 1 मोल इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या होगा? 6.02 इंटू 10⁻23। तो 1 मोल इलेक्ट्रॉन का मतलब यहाँ पर हो गया 6.02 इंटू 10⁻23 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, 6.02 इंटू 10⁻23 इलेक्ट्रॉन्स। तो आई होप यहाँ तक आप लोगों को सब कुछ अच्छे से क्लियर हो रहा होगा। इसको ये भी लिख सकते हो आप लोग 1 Na इलेक्ट्रॉन। Na यहाँ पर किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? Na रिप्रेजेंट कर रहा है एवोगैड्रोज नंबर को। किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? एवोगैड्रोज नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है आपका यहाँ पर Na। तो यहाँ तक कोई भी डाउट, कोई भी दिक्कत अगर है तो आप लोग बता सकते हो। तो ये सारा कुछ आपका क्लियर हो गया। मोल क्या है? जस्ट एक ही बात दिमाग में रखनी है, मोल जस्ट अ नंबर जिसकी वैल्यू कितनी होती है? 6.02 इंटू 10⁻23। कंफ्यूजन खत्म, कोई कंफ्यूजन नहीं लेना है कि अरे भैया मोल क्या होता है, मोल कॉन्सेप्ट तो बड़ा हैवी कॉन्सेप्ट है। ये सब बातें साइड करके रख दो, इन सब चीजों से कुछ नहीं होने वाला है। होगा किससे? कॉन्सेप्ट को समझो बस। कितना सा मतलब है इसका कि 1 मोल जो होता है उसका मतलब है 6.02 इंटू 10⁻23। ये एक नंबर हो गया। 1 मोल के अंदर इतनी क्वांटिटी होती है, इतनी एंटिटीज होती हैं। कोई भी एंटिटी हो वो आपकी यहां पर हो जाएगी। यानी कि यहां पर 1 मोल एंटिटी, एंटिटी मतलब कुछ भी हो सकता है, जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, एटम, मॉलिक्यूल, कुछ भी हो सकता है आपका। ठीक है, मैं और आप भी एंटिटी हैं, ये मान लो है। यही लग रहा है ना? चलिए ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। 1 मोल एंटिटी इज इक्वल टू क्या होगा यहाँ पर? 1 Na एंटिटी। 1 Na एंटिटी। 1 मोल एंटिटी इज इक्वल टू 1 Na एंटिटी। अब देखिए यहाँ पर 6.02 इंटू 10⁻23 एंटिटी। ठीक है, तो ये आप लोगों का हो गया यहाँ पे। अब एंटिटी जैसे कि आप लोगों का क्या क्या ले सकते हो आप लोग, तो ये बात आप सब लोगों को क्लियर हो गया होगा। बस मोल की जगह क्या आ गया? Na और 6.02 इंटू 10⁻23। अब देखिए आगे क्या होगा यहाँ पर, ये बात आप लोगों को जाननी है। ठीक है, अब देखिए सपोज दैट, मान के चलिए अब आप लोगों को पता चल गया 1 मोल एनीथिंग इज इक्वल टू 1 Na एनीथिंग, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, और 1 Na की जगह पर क्या लिख सकते हो? 6.02 इंटू 10⁻23। 6.02 इंटू 10⁻23 ये लिख सकते हो आप लोग एंटिटी। ठीक है, आप लोगों की क्या हो सकती है? स्टार से रिप्रेजेंट कर लेंगे अब इसको, ठीक है, या एक्स से कर लेंगे, जो आपका मन करे। तो ये क्या हो सकता है? जैसे कि मान के चलिए ये इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन,
0.02 इंटू 10⁻23 H2SO4, ठीक है। 6.02 इंटू 10⁻23 H2SO4। क्लियर हुआ यहाँ तक का पॉइंट? यहाँ तक आप लोगों को अब कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब आपसे कोई ये मान के चलिए सोते हुए भी पूछ लेगा कि 1 मोल क्या होता है, तो आप लोग बता सकते हो 1 मोल एक तरीके का नंबर है जिसकी वैल्यू 6.02 इंटू 10⁻23 होती है या 1 Na होती है। 1 Na को हम एवोगाड्रोज नंबर भी बोलते हैं। और दूसरी चीज आप लोग क्या बता पाओगे उसके बारे में कि मोल जो है वो स्मॉल जो चीजें होती हैं उनको हम लोग बस क्वांटाइज करने के लिए थोड़ा सोफिस्टिकेटेड लगे, लिखने में थोड़ा छोटा लगे, उसके लिए यूज करने वाला टर्म है हमारा। उसके लिए यूज करने वाला टर्म है। तो यहां से आप लोगों ने मोल की डेफिनेशन पढ़ी, इसके बाद ये चीजें आप लोगों ने देखी। अब इसके बाद में आप लोग जैसे कि कोई मान के चलिए आयन भी हो सकता है, यहीं लिख लेते हैं 1 मोल O-2 है, तो यहाँ पर क्या लिख दोगे 1 NaO-2 लिख दोगे, जिसका वैल्यू 6.02 इंटू 10⁻23 O-2 आ जाएगा, ठीक है। O-2 यहाँ पर आ जाएगा। क्लियर? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। मोल आई होप आप सब लोगों को अच्छे से क्लियर हो गया होगा, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी। मोल के बाद में हम लोगों का आता है नंबर ऑफ मोल्स। इसको अभी डिटेल में बाद में पढ़ाऊंगा, बस जस्ट आप लोगों को मैं बता रहा हूँ। नंबर ऑफ मोल्स जो होता है, ठीक है, यहाँ पर मोल्स भी, नंबर ऑफ मोल्स भी आप लोगों से किसी गिवन मास में पूछ सकता है, ठीक है। गिवन मास में जब नंबर ऑफ मोल्स पूछेगा तो स्मॉल n से रिप्रेजेंट करते हैं। तो स्मॉल n इज इक्वल टू होता है गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास, ठीक है। मैं आप लोगों को केवल ये फॉर्मूला, जनरली आप लोगों को इतना देखने को मिलता होगा, लेकिन हम चीजों को ऐसे कनेक्ट करेंगे कि आप लोगों को कोई डाउट ही ना रहे, आगे तक के लिए आप लोगों का डाउट क्लियर हो जाए, कोई डाउट ना रहे, कोई दुविधा ना रहे। इस तरीके का माहौल क्रिएट हो जाएगा आपके माइंड के अंदर, ठीक है। जैसे कि आप लोगों को अभी मास क्या होते हैं ये बताऊंगा, तब मास पढ़ाने के बाद नंबर ऑफ मोल्स पे फिर से आऊंगा। जनरली मोल पढ़ाया, मोल के बाद में जनरली करते क्या है सब लोग, वो चीजें बता रहा हूं मैं आप लोगों को। नंबर ऑफ मोल का फॉर्मूला लिख लिया, फॉर्मूले पे 10 क्वेश्चंस करा दिए, 10 क्वेश्चंस कराने के बाद में बस हो गया टॉपिक। अरे उन लोगों को ये नहीं पता है कि स्क्रीन के उस साइड बहुत इंटेलिजेंट लोग बैठे हुए हैं, उन लोगों को सब पता चलता है, ठीक है। आप लोगों को कोई बेवकूफ नहीं बना सकता है आप लोग, लेकिन ये है कि क्वालिटी को धीरे धीरे जज करना जब तक नहीं सीखोगे तब तक ऐसा ही होता रहेगा। और वो लोगों को ऐसा लगता है कि पीछे कुछ नहीं है, जो भी पढ़ाएंगे वही हो जाएगा, लेकिन आप लोग सारी कुछ चीजों को बड़ी बारीकी से समझ रहे होते हो, सब पता है आप लोगों को कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। तो ऐसा नहीं है कि आप लोग बस ऐवे ही हैं ना, ये गलत फहमी है बहुत सारे लोगों की। चलिए, तो नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू W बाय mW। तो ये W यहाँ पर क्या है आपका गिवन मास है, और mW आप लोगों का क्या है यहाँ पर मोलार मास। क्या है? मोलार मास है। W आपका गिवन मास है, mW आप लोगों का मोलर मास है। मोलर मास क्या होता है, गिवन मास क्या होता है, ये सारी बातें आप लोगों को धीरे धीरे यहाँ पर पता चलेंगी, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट बातें यहाँ पर हम लोग करते हैं, मास क्या होता है। अच्छा, ये नंबर ऑफ मोल्स वाली बात हो गई। अब यहाँ पर आप लोगों को मास के बारे में बताया जाएगा, ठीक है। मास पे आने से पहले थोड़ा सा इसकी भूमिका बना लेते हैं। मास क्या होता है, जैसे कि कोई भी बॉडी है या कोई भी सबस्टेंस है या कोई भी एंटिटी है, ठीक है, सबका अपना कुछ ना कुछ क्वांटिटी होता है। तो उस फिजिकल क्वालिटी को मेजर करने का एक टर्म बनाया गया जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, मास बोलते हैं। मास आप लोगों का किसी भी सिचुएशन या किसी भी कंडीशन में वेरी नहीं करता। और एक क्या होता है आपका वेट होता है, वेट वेरी करता है। लेकिन केमिस्ट्री में एक बात याद रखना, मास और वेट को ये एक ही समझता है। कई जगह आपको एटॉमिक वेट और एटॉमिक मास लिखा मिलेगा, उसकी वैल्यू हमारी सेम ही मिलेगी। क्यों मिलेगी? क्योंकि ये रेफरेंस मान के चलता है अर्थ को, और उसी के अकॉर्डिंग ये बताता है यहाँ पे, ठीक है। तो ये चीजों में आप लोगों को कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो मास आप लोगों का एक तरीके का फिजिकल क्वांटिटी है,
या कह सकते हो ठीक है, जो कि किसी भी सबस्टेंस के अमाउंट ऑफ सबस्टेंस को अमाउंट ऑफ सबस्टेंस को ये क्या करने के लिए, मेजर करने के लिए यूज होती है। ठीक है, केमिस्ट्री के अंदर मास और वेट अलग अलग जैसी कोई चीज नहीं होती बेटा, ये बात ध्यान रखना आप लोग। चलिए अब देखिए यहां पर मास क्या होता है, ये आप लोगों को देखना है। मास इज द फिजिकल क्वांटिटी दैट मेजर्स द अमाउंट ऑफ मैटर। तो अभी हम बात कर रहे थे अमाउंट ऑफ सबस्टेंस से अमाउंट ऑफ मैटर, अमाउंट ऑफ मैटर इन एन ऑब्जेक्ट एंड इट्स रजिस्ट टू चेंजेस इन मोशन इनर्शिया। ठीक है, जैसे कि फोर्स में भी आप लोगों ने देखा होगा फोर्स इज इक्वल टू एम इन टू ए होता है, तो वहां पे भी मास क्या है कि मोशन को स्टॉप कर सकता है, चेंज कर सकता है, उसकी डायरेक्शन को चेंज कर सकता है, तो ये मास ही होता है। तो नेक्स्ट क्या है, मास इज द क्वांटिटी ऑफ मैटर कंटेन्ड इन अ बॉडी। ठीक है, किसी बॉडी के अंदर कंटेंट जो क्वांटिटी होती है उसको हम लोग मास बोलते हैं। और केमिस्ट्री में टाइप ऑफ मास कितने होते हैं, देखिए यहां पर पहला है आपका रिलेटिव एटॉमिक मास और रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, दूसरा है ग्राम एटॉमिक मास और ग्राम मॉलिक्यूलर मास, तीसरा है एक्चुअल एटॉमिक मास और एक्चुअल मॉलिक्यूलर मास, और चौथा है एब्सोल्यूट एटॉमिक मास और एब्सोल्यूट मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, ये चीजें आप लोगों को यहां देखने को मिल रही हैं। तो टाइप ऑफ मास में रिलेटिव एटॉमिक मास और रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास हो गया, ग्राम एटॉमिक मास, ग्राम मॉलिक्यूलर मास, एक्चुअल एटॉमिक मास और एक्चुअल मॉलिक्यूलर मास, एब्सोल्यूट एटॉमिक मास और एब्सोल्यूट मॉलिक्यूलर मास। क्लियर है, यहां तक कोई डाउट? तो ये चार टाइप के आपके मास हो गए। अब यहां देखिए हम लोग किसकी बात करते हैं, रिलेटिव एटॉमिक मास की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं, रिलेटिव एटॉमिक मास की बात करते हैं। तो ये रिलेटिव एटॉमिक मास क्या होता है, ये आप लोगों को यहां पर देखना है। ठीक है, आप लोगों को एक बात और बता देता हूं। ठीक है, केमिस्ट्री के अंदर जो पीरियोडिक टेबल होती है उसके अंदर जो मास दिए गए होते हैं जिनको एटॉमिक वेट बोलते हैं, एटॉमिक वेट ही रिलेटिव एटॉमिक मास होता है। ये बात बहुत सी जगह इंटरव्यू तक में पूछ ली जाती है, इस बात का ध्यान रखिएगा। बहुत जगह इंटरव्यू तक में भी ये बात आप लोगों से पूछ ली जाती है, इसका ध्यान रखना है। तो रिलेटिव एटॉमिक मास क्या होता है ये देखना है आपको। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग यहां पर, रिलेटिव एटॉमिक मास क्या होता है ये देखिए आप लोग। ये देखिए अब यहां पर क्या होगा, रिलेटिव एटॉमिक मास क्या होता है, इट इज यूनिटलेस। अब आप लोगों को मैं यहां कुछ बात बता रहा हूं, उस थ्योरी को समझने की कोशिश करना आप लोग बड़े ध्यान से। रिलेटिव टर्म जहां भी यूज हो दिमाग में रखना कंपैरिजन। जैसे आप लोगों के रिलेटिव्स होंगे ना, मौसी का लड़का आप, या मौसी की लड़की और आप, तो घर वाले कंपैरिजन करते हैं कि नहीं करते? कि जैसे कि मौसी का लड़का चाहे गधा है तो वो क्या कहते हैं, उनका गधा जो है ना उनके लिए हीरो है, और अगर आप हीरा भी हो तो उनके लिए गधे हो। तो इसीलिए प्रूव करके दिखाना है, आई एम द बॉस, ये प्रूफ करना है आप लोगों को। आई एम द स्टार, हाई द जोश, है आर्मी वाली फीलिंग, एक डिफेंस ऑफिसर वाली फीलिंग आनी चाहिए कि नहीं? तो एक बार बोलो हाई द जोश। चलिए, इट इज यूनिटलेस, कैसा होता है ये, इट इज यूनिटलेस। तो रिलेटिव एटॉमिक मास की जो बात कर रहे हैं हम लोग यहां पर, ये आप लोगों को देखना है, कंपैरिजन की बात होती है। ठीक है, तो जैसे कि सबसे पहले स्टार्टिंग में, जैसे कि मान के चलिए मेजर करने का कुछ नहीं होता था, तो रिलेटिवली हम दूसरी चीजों से देखते थे कि ये आप लोगों का जो मास है रिलेटिवली उसके कंपेयर में किस तरीके से हो रहा है। जैसे कि मान के चलिए यहाँ पर एक, आप लोगों ने देखा होगा आजकल तो वेट मशीन आ गई हैं, पुराने टाइम के तराजू वाले अंकल याद आ रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आप लोगों को ये तराजू देख के तो याद आ ही गया होगा। मेरी ड्राइंग भी देख रहे हो खतरनाक है, हैं? सब आप लोगों से ही सीख रहा हूं मैं भी धीरे धीरे। चलिए,
बस आप लोगों का सपोर्ट मिलता रहेगा तो और भी चीज़ें अच्छी होती चली जाएंगी। चलिए देखिए, ये एक आपका तराजू है, ठीक है। क्या है ये? एक तराजू है। और इस तराजू के अंदर मान के चलिए, एक साइड मैंने बैठा दिया यहाँ पर, एक साइड बैठा दिया मैंने नाइट्रोजन, ठीक है, नाइट्रोजन। और दूसरी साइड मान के चलो मैं हाइड्रोजन को मान लेता हूँ, जो सबसे कमजोर है उसके साथ कंपैरिजन कर रहे हैं। तो यहाँ पर आप हाइड्रोजन रखते चले जाओ। क्या रखते चले जाओ? हाइड्रोजन रखते चले जाओ यहाँ पे। तो आप यहाँ पर धीरे 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 यहाँ पर हाइड्रोजन रखते चले जा रहे हो, रखते चले जा रहे हो, और एक टाइम ऐसा आएगा कि ये दोनों बराबर हो जाएंगे। तो यहाँ पर रखते रखते आप लोगों ने कितने हाइड्रोजन रख दिए? 14 हाइड्रोजन्स रख दिए। कितने रख दिए? 14 हाइड्रोजन्स। और यहाँ पर नाइट्रोजन कितने हैं आपके? एक नाइट्रोजन कितने के बराबर हो गया? 14 हाइड्रोजन के। तो हाइड्रोजन को क्यों लिया? सबसे स्मॉल है। तो इसी के बेसिस पर यहाँ बता दिया गया कि नाइट्रोजन जो है इसका मास 14 है। कितना है? 14। तो किसी एक यूनिट को बेस मान के उसके अकॉर्डिंग ये चीज हम लोग बता देते हैं। तो यहाँ पर इस तरीके से हम लोगों को पता चलने लगा। तो यहाँ पर इसी चीज के बेसिस को मानते हुए अलग अलग टाइप के स्केल्स आए। तो सबसे पहला यहाँ पर आपका आया हाइड्रोजन स्केल, ठीक है, हाइड्रोजन स्केल। और हाइड्रोजन का मास वैसे एग्जैक्ट होता है 1.008, ठीक है। लेकिन बाद में चीजें बदलती गई, और ज्यादा एक्यूरेसी और प्रेसिजन के लिए आप लोगों को और भी चीजों को वहां पर चूज करना पड़ा। तो यहां देखिए, रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ एक्स। एटॉमिक की जगह मॉलिक्यूलर भी हो सकता है, कोई इश्यू मत लेना यहां पर। रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ एक्स, ठीक है। अब यहां पर क्या आ जाएगा आपका? एटॉमिक मास ऑफ एक्स। अच्छा, यहां पर आपको यूनिट वाला मास रखना है कि वो इसके कंपेयर में आ जाए। जो बात यहां से क्लियर हो रही है, यहां वाला तो जो मास है वो आपका 1 बना के रखना है। यहां पे इतनी चीज बात आप लोगों को याद रखनी है, जिससे कि ये अगर वैल्यू 1 आएगी तो रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ एक्स इज इक्वल टू एटॉमिक मास ऑफ एक्स। तो अब आप लोगों को क्लियर हो रहा होगा कि रिलेटिव एटॉमिक मास ही हमारा एटॉमिक मास होता है। समझ गए कि नहीं? ये कंफ्यूजन बहुत लोगों को होता है, बहुत लोगों को डिफरेंस नहीं पता होता है। आप एटॉमिक मास और मोलर मास और मॉलिक्यूलर मास, या फिर आप किसी से पूछना व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मोलर मास एंड मॉलिक्यूलर मास, आधे से ज्यादा लोग विकेट आउट हो जाएंगे इस पे। समझ रहे हो ना? तो रियल कॉन्सेप्ट क्या है उसको फील करो। यहां पर एटॉमिक मास ऑफ एक्स, रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ एक्स इज इक्वल टू एटॉमिक मास ऑफ एक्स, और डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा यहां पर? ये डिवाइडेड बाय होगा एटॉमिक मास ऑफ 1H1, 1H1 हाइड्रोजन एटम, 1H1 एटम, एटॉमिक मास ऑफ 1H1 एटम। क्लियर है कि नहीं है? हाँ या ना? हाँ या ना बोलो। वेरी गुड। चलिए तो देखिए यहां पर मन ही मन में बोलते रहो हाँ ना। है एटॉमिक मास, अब आप लोगों का रिलेटिव एटॉमिक मास के इक्वल हो गया। ये हाइड्रोजन स्केल की बात हो गई। हाइड्रोजन स्केल के बाद अभी इनके एग्जांपल्स एक साथ ले लेंगे हम लोग, ठीक है, कोई दिक्कत मत लेना। और ज्यादा एक्यूरेसी और प्रेसिजन लाने के लिए, और ज्यादा एक्यूरेसी और प्रेसिजन लाने के लिए बाद में फिर क्या काम करना पड़ा? जैसे कि यहां पर मैंने बताया कि बहुत ज्यादा जब लार्ज अमाउंट या मास वाला एटम जब आप लोगे या मॉलिक्यूल लोगे, तो ये स्केल में जब हाइड्रोजन को आप लोग रखोगे तो वहां पर हाइड्रोजन क्या करेगा आपका? हाइड्रोजन क्या करेगा वहां पर? एरर क्रिएट कर देगा 1.008, 008। अब जैसे कि मान के चलो 100 का मल्टीप्लाई कर दिए, तो उस मास को बढ़ा देगा कि नहीं बढ़ा देगा? तो उसके मास में एरर और वेरिएशन ला देगा। तो इसीलिए हाइड्रोजन स्केल के बाद ऑक्सीजन स्केल की बात करते हैं। ऑक्सीजन स्केल यहां पर रिलेटिव एटॉमिक
मास ऑफ एक्स इज इक्वल टू, इसको भी 1 बनाना है, एटॉमिक मास ऑफ एक्स, हैं चीजें वही हैं, बस यही है कि टाइम के साथ चीजों में मॉडिफिकेशन होता चला गया, ठीक है, बस उतनी सी ही बात है, पर्पज सबका वही है। एटॉमिक मास ऑफ एक्स, इसके बाद क्या आएगा, 1/16 एटॉमिक मास ऑफ O16 एटम, ठीक है। अच्छा, इसका मास होता है बेसिकली, ये माइनस मत समझ लेना, कुछ महान लोग होते हैं माइनस समझ लेंगे, उसको कहेंगे कि बाद में कि सर ने बताया था -16 ग्राम है। अब देखो माइनस लग गया, इससे भी एक कॉन्सेप्ट निकल के आ रहा है, मास कभी भी नेगेटिव नहीं होता, ठीक है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। अमाउंट किसी भी चीज का कभी भी नेगेटिव में नहीं ले सकते हम लोग, ठीक है। चलिए, तो रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ एक्स, यहाँ पर 1/16 एटॉमिक मास ऑफ O16 एटम, ठीक है, O16 एटम के साथ यहाँ पर हम लोग देखेंगे। अब नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पर, ऑक्सीजन स्केल के बाद हाइड्रोजन स्केल हो गया, ऑक्सीजन स्केल हो गया, अब इसके बाद में मॉडर्न स्केल हम लोग बोलते हैं कार्बन को, ठीक है। तो कार्बन स्केल की बात करते हैं, सेम फॉर्मूला सेम चीजें हैं, बस नीचे चीजें चेंज हो रही हैं। और मैंने क्या बोला था कि नीचे वाली चीज को 1 बनाना है, यहाँ पर ये 15.99 डिवाइडेड बाय 16 करोगे, हालांकि 16 लिख लिया है, 1 ही हो रहा है, तो मैं तो 1 मान के ही जनरली आप लोगों को शो कर रहा हूँ, क्योंकि लगभग तो मेरे लिए वही है ना। चलिए, अब देखिए कार्बन स्केल की बात करते हैं, रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ एक्स। सब लोग सोच रहे होंगे सर एक्स की बातें क्यों इतनी कर रहे हैं, वाई की क्यों नहीं कर रहे हैं, वाई मान लो तुम्हारा मन है तो। चलिए, रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ एक्स इज इक्वल टू एटॉमिक मास ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय 1/12 एटॉमिक मास ऑफ 1 कार्बन 12 एटम, ठीक है, ये हो गया यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर भी वही चीज है, अब एग्जाम्पल ले लेते हैं यहाँ पर, ठीक है, एग्जाम्पल्स ले लेते हैं यहाँ पर हम लोग। तो यहाँ देखिए क्या आएगा आप लोगों का, रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ, रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ कार्बन, सपोज दैट मान के चलो 12 आ गया, कोई यूनिट नहीं आएगी। रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ नाइट्रोजन 14 आ गया, रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन 16 आ गया, रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ सोडियम 23 आ गया, रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ मैग्नीशियम 24 आ गया। तो ये आप लोगों के रिलेटिव एटॉमिक मास सबके हैं, किसी के आगे यूनिट नहीं लग रही है, देख रहे हो कितनी कमाल की बात है, क्योंकि ये यूनिटलेस होता है रिलेटिव एटॉमिक मास। पीरियोडिक टेबल में आप लोगों ने देखा है कभी किसी की यूनिट लिखी होती है क्या, नहीं लिखी होती है, तो ये यूनिटलेस होता है। चलिए नेक्स्ट देखिए यहाँ पर, रिलेटिव मॉलिक्यूलर लिख लेते हैं, मॉलिक्यूलर मास ऑफ H2O कितना आ गया, 18 आ जाएगा। रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास ऑफ NH3 17 आ गया। रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास ऑफ CH4 16 आ गया। रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास ऑफ H2SO4 98 आ गया। रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास ऑफ CaCO3 कितना आ गया, 100 आ गया।
रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास ऑफ, ये सब मैंने निकालने सिखाए हुए हैं आप लोगों को। ये जो मास की बात हो रही है, आप बेसिक केमिस्ट्री में देखोगे तो वहाँ पर हम लोगों ने मास वगैरह समेसन ऑफ ए निकालना जो सिखाया था, वहाँ से कॉन्सेप्ट है। तो आप लोग वो वीडियो देख के और अच्छे से इनको सीख सकते हो, ठीक है। तो CO2 कितना आ जाएगा, 44 आ जाएगा। तो ये सारी चीज़ें आप लोगों को यहाँ पर क्लियरली समझ में आ रही होंगी, कितनी सारी चीज़ें यहाँ पर कोरिलेट कर रही हैं। तो ये भी माइंड में कुछ नहीं सोचना है। एंड ऑफ कंक्लूजन क्या है कि जो मास पीरियोडिक टेबल में दिया होता है वही रिलेटिव एटॉमिक मास होता है, और ये यूनिटलेस होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर हम लोग बात करते हैं ग्राम एटॉमिक मास और मॉलिक्यूलर मास, ठीक है। अच्छा, ग्राम एटॉमिक मास और मॉलिक्यूलर मास को ही हम लोग क्या बोलते हैं, मोलर मास बोलते हैं। दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा तो यहाँ लिख देता हूँ। चलिए, मोलर मास ऐसे करके, नीचे तो एरो हमेशा देखे होंगे, ये पहली बार देख रहे हो आप लोग हैं। ऊपर अपने कंधों पे ऐसे बाहुबली की तरह उठाया हुआ है दोनों को, हैं। देखिए, तो ग्राम एटॉमिक मास, ग्राम मॉलिक्यूलर मास हो गया यहाँ पर, ठीक है। क्या हो गया, ग्राम एटॉमिक मास और ग्राम मॉलिक्यूलर मास, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर ये चीज आप लोगों को क्लियर हो रही है। मोलर मास क्या होता है, देखिए मोलर मास बेसिकली होता क्या है, ये बात जान लीजिए। मोलर वर्ड ही दो वर्ड से मिलके बना है, एक मोल और एक पर मोल जो मास होता है, पर मतलब वन, एक मोल का जो मास होता है वही मेरा क्या होता है, मोलर मास होता है। यानी कि एक मोल एटम्स के मास को हम लोग ग्राम एटॉमिक मास बोल सकते हैं, एक मोल मॉलिक्यूल के मास को हम लोग ग्राम मॉलिक्यूलर मास बोल सकते हैं। तो मोलर मास क्या हो गया, इट इज द मास ऑफ वन मोल एटम और मॉलिक्यूल, ठीक है। इट इज द मास ऑफ, it it is the mass of one mole atom और मॉलिक्यूल, ठीक है। वन मोल एटम और मॉलिक्यूल का जो मास होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वन मोल एटम और मॉलिक्यूल का जो मास होता है उसको हम लोग मोलर मास बोलते हैं। क्लियर हो गई बात यहां तक, कोई दिक्कत है तो बताओ। अब देखिए यहां पर क्या लिखेंगे हम लोग, ग्राम मॉलिक्यूलर मास, ठीक है, ग्राम मॉलिक्यूलर मास। और यहां पर क्या आएगा, या फिर ऐसा कर लो, इधर एटॉमिक ही लिखा रहने दो, इधर एटॉमिक लिखा है, ग्राम एटॉमिक मास, ग्राम मॉलिक्यूलर मास, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब देखिए यहां पर, पहले मैं इनके रिप्रेजेंटेशन बताता हूं आपको। रिप्रेजेंटेशन कैसे होते हैं, क्या होता है, ये आप लोगों को यहाँ पर देखना है। रिप्रेजेंटेशन बताना है यहाँ पे, कैसा होता है, क्या होता है, ये देखना है, ठीक है। क्लियर है। तो ग्राम एटॉमिक मास और ग्राम मॉलिक्यूलर मास जो हो रहा है, इसके बाद की चीजें आप लोगों को देखनी है, ठीक है। चलिए रिप्रेजेंटेशन क्या है, इफ रिलेटिव एटॉमिक मास इज, if relative atomic mass is represented by gram, it is called gram atomic mass। यानी कि अगर रिलेटिव एटॉमिक मास को रिप्रेजेंट किया जाता है ग्राम से, तो ये क्या बोला जाता है, ग्राम एटॉमिक मास बोला जाता है, ठीक है। अब देखिए यहां पर रिप्रेजेंटेशन क्या होगा, इफ रिलेटिव
यानी कि देख रहे हो, अगर जो मास है ना वही अगर ग्राम में लिख दिया जाए तो वही मोलर मास बन जाता है, रिलेटिव एटॉमिक मास। इफ रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास, if relative molecular mass is represented 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 by represented by gram, it is called gram molecular mass। ग्राम मॉलिक्यूलर मास क्या बोली जाती है ये? ग्राम मॉलिक्यूलर। तो ये दोनों के रिप्रेजेंटेशन मैंने यहाँ बता दी है। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत है? सिंपल सी बात है, जो आप लोगों का रिलेटिव एटॉमिक मास दिया है उस रिलेटिव एटॉमिक मास को, ठीक है, उस रिलेटिव एटॉमिक मास को अगर ग्राम के साथ लिख दिया जाए, उस रिलेटिव एटॉमिक मास को अगर ग्राम के साथ लिख दिया जाए तो वो मोलर मास बन जाता है। क्या बन जाता है? वो मोलर मास बन जाता है। क्लियर है कि नहीं है यहां तक? हाँ या ना? चलिए अब नेक्स्ट बात करते हैं। ग्राम एटॉमिक मास और ग्राम मॉलिक्यूलर मास। ग्राम एटॉमिक मास और ग्राम मॉलिक्यूलर मास की बात हो रही है। अब यहां पर डेफिनेशन की बात होगी। किसकी बात होगी? डेफिनेशन की बात होगी यहां पर। तो आप लोग इतने खुद समझदार हो, अब खुद से माइंड में डेफिनेशन क्लिक कर रही होगी, मुझे ये अच्छे से पता है। ठीक है, तो देखिए यहां पर इट इज द it is the it is the mass of it is the mass of one mole atom। it is the mass of one mole atom। सिंपल सी बात है कि नहीं है? क्या हो गया? ग्राम एटॉमिक मास और मोलर मास भी इसको बोल सकते हैं। यहां पर देखिए डेफिनेशन क्या हो जाएगी? it is the mass of one mole molecule। ठीक है, इट इज द मास ऑफ वन मोल एटम और इट इज द मास ऑफ वन मोल मॉलिक्यूल। ठीक है, रिप्रेजेंटेशन आप लोगों को पता है, इसका ग्राम में किया जाता है। रिलेटिव एटॉमिक मास के पीछे अगर ग्राम लगा दो तो वो क्या हो जाता है? क्या हो जाता है वो? ग्राम एटॉमिक मास या ग्राम मॉलिक्यूलर मास हो जाता है। अब देखिए यहाँ पर क्या चीज़ें आएंगी आपकी। एग्जाम्पल आएगा सबसे पहले यहाँ। ठीक है, अब कोई भी एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। तो यहाँ पर ग्राम एटॉमिक मास ऑफ कार्बन, ग्राम एटॉमिक मास ऑफ कार्बन। तो ये एक कार्बन एटम का मास नहीं है, ध्यान रखना, एक मोल कार्बन एटम का मास हो गया ये। तो कितना आ गया यहाँ पर? 12 ग्राम। कितना आ गया? 12 ग्राम। और ये कितना आएगा यहाँ पर? एक एग्जांपल ले लेंगे तो ग्राम मॉलिक्यूलर मास ऑफ CO2 ले लो या H2O ले लेते हैं। मास ऑफ H2O कितना आएगा? 18 ग्राम। अच्छा, ग्राम एटॉमिक मास को मैं ये भी लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता? मास ऑफ वन मोल कार्बन, या फिर मोलर मास लिख सकता हूं कि नहीं? मोलर मास ऑफ कार्बन, मोलर मास ऑफ कार्बन, ये भी 12 ग्राम आएगा। कितना आएगा? 12 ग्राम ही आएगा। मास मोलर मास ऑफ कार्बन 12 ग्राम। अब मोलर मास मतलब वन मोल, वन मोल, मोलर मतलब वन पर मोल। ठीक है, तो यहाँ क्या आएगा? मास ऑफ वन मोल कार्बन
एटम कितना आ जाएगा, 12 ग्राम। मास ऑफ 1 मोल कार्बन एटम कितना आ जाएगा, 12 ग्राम। 1 मोल को मैं क्या ले सकता हूं, मास ऑफ 1 Na कार्बन एटम 12 ग्राम। 1 Na कार्बन एटम कितना आ जाएगा, मास ऑफ 1 Na कार्बन एटम कितना आ जाएगा, 12 ग्राम। ठीक है, ये चीज भी सेम बात है, ये एक ही लैंग्वेज है ये, यहाँ पे समझ गए कि नहीं। अब देखिए, अच्छा ये तो रहा यहाँ तक का आप लोगों का ग्राम एटॉमिक मास। यहाँ पर मैं ऐसा कर सकता हूँ क्या, मास ऑफ 1 कार्बन एटम अगर करने लग जाऊँ तो ये 12 बाय Na ग्राम हो जाएगा। ये लेकिन अलग बात है, इसको यहाँ ऐसे करके बंद कर देता हूँ। ठीक है, ये ग्राम एटॉमिक मास नहीं है, लेकिन एक बात पता चल रहा है कि एक कार्बन एटम का मास 12 बाय Na ग्राम होता है। कितना होता है, 12 बाय Na ग्राम। अच्छा, अब यहाँ पर सिमिलर आप लोग इधर भी लिख सकते हो, चीजों को लिख सकते हो कि नहीं। जैसे कि देखो, ग्राम मॉलिक्यूलर मास ऑफ H2 18 ग्राम हो गया, तो यहाँ पर आप लोग क्या लिखोगे, मोलर मास बोल सकते हो कि नहीं, मोलर मास ऑफ H2O मॉलिक्यूल्स कितना हो जाएगा, 18 ग्राम। ठीक है, अब यहाँ पर मास, मोलर को हम लोग मोलर भी लिख सकते हैं, मास ऑफ 1, या फिर ऐसे लिख दो मोलर मास को, मास ऑफ 1 मोल H2O मॉलिक्यूल कितना हो जाएगा, 18 ग्राम ही रहेगा। ठीक है, अब यहाँ पर 1 मोल को मैं 1 Na लिख सकता हूँ कि नहीं, मास ऑफ 1 Na H2O मॉलिक्यूल्स कितना हो गया, 18 ग्राम। ठीक है, तो ये चीज़ आपकी हो गई। यहाँ पे भी सेम, Na से डिवाइड कर दोगे तो एक मॉलिक्यूल H2O का मास निकल के आ जाएगा। तो कितना आसान बात समझ में आया। यहाँ पर याद रखना है, ग्राम एटॉमिक मास 12 ग्राम है। एक मोल एंटिटी का मास जो होता है वो, एक मोल एंटिटी का जो मास होता है वो मोलर मास बोला जाता है। और मोलर मास मतलब एक मोल एंटिटी का मास। ठीक है, चलिए, तो यहाँ तक ये चीज़ें क्लियर हो गई। अब इसके बाद आगे बात करते हैं। यहाँ पर और भी एग्जाम्पल्स आप लोग ले सकते हो किसी का भी, जैसे कि देखिए, ग्राम एटॉमिक मास, कोई भी एग्जाम्पल ले सकते हो। ग्राम एटॉमिक मास ऑफ नाइट्रोजन कितना आ जाएगा, 14 ग्राम। ग्राम एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन 16 ग्राम। ग्राम एटॉमिक मास ऑफ फ्लोरीन 19 ग्राम। ठीक है, ऐसे करके आप ले सकते हो। ग्राम मॉलिक्यूलर मास ऑफ NH3, NH3 कितना ले सकते हो, 17 ग्राम। नेक्स्ट, ग्राम मॉलिक्यूलर मास ऑफ CO2 कितना ले सकते हो, 44 ग्राम। ठीक है, तो इतनी चीज़ें यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिली। तो ये एग्जाम्पल्स भी आप लोगों के हो गए यहाँ पे। चलिए, अब देखिए एक्चुअल एटॉमिक मास की बात करते हैं। ठीक है, एक्चुअल एटॉमिक मास क्या होता है। एक्चुअल एटॉमिक मास, एक एटम का मास होता है ग्राम में। और इसकी पटकथा हम लोग कहाँ लिख चुके थे, हम इसकी पटकथा यहाँ लिख चुके हैं थोड़ी बहुत। मास ऑफ 1 एटम 1 बाय Na ग्राम, मतलब x बाय Na ग्राम, मतलब मास ऑफ 1x एटम, कोई भी x एटम हो सकता है, तो वो कितना हो जाएगा, उसका मोलर मास x मान लो। ठीक है, सिंबल x से रिप्रेजेंट करते थे, तो W मान लो, W बाय Na ग्राम। चलिए देखिए, यहाँ पर एक्चुअल एटॉमिक मास की बात करते हैं। यहाँ पर एक्चुअल एटॉमिक मास क्या होता है, इट इज द इट इज एटॉमिक मास भी हो सकता है और एक्चुअल मॉलिक्यूलर मास भी बोल सकते हैं। तो ये
मॉलिक्यूल के लिए होता है तो मॉलिक्यूलर वर्ड आ जाता है, एटम के लिए होता है तो एटम आ जाता है। इट इज द मास ऑफ वन एटम इन ग्राम। इट इज द मास ऑफ वन एटम इन ग्राम। एक एटम का जो मास होता है ग्राम में, वही आप लोगों का क्या बोला जाता है, एक्चुअल एटॉमिक मास बोला जाता है। क्लियर है कि नहीं है? ठीक है, तो एक्चुअल एटॉमिक मास की यहाँ पर जो बात हो रही है, ठीक है, एक्चुअल एटॉमिक मास की यहाँ पर जो बात हो रही है वो किस तरीके से आ रहा है, ये बात आप लोगों को वहां से पता चल गई है, पीछे मैंने आपको दिखाया है। तो यहाँ पर आप लोग जानते हो मास ऑफ वन मोल एंटिटी इज डब्ल्यू ग्राम। अगर डब्ल्यू ग्राम है, मास ऑफ वन मोल एंटिटी इज डब्ल्यू ग्राम, तो यहाँ पर आप ये भी बोल सकते हो मास ऑफ वन एन ए एंटिटी इज इक्वल टू डब्ल्यू ग्राम। एक मोल लिख दो या वन एन ए लिख दो, एक ही बात है ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, मास ऑफ वन एंटिटी डब्ल्यू बाय एन ए ग्राम। मास ऑफ वन एंटिटी क्या हो गई यहाँ पर, डब्ल्यू बाय एन ए ग्राम। क्या हो गई ये, डब्ल्यू बाय एन ए ग्राम हो गई। मास ऑफ वन एंटिटी इज इक्वल टू क्या हो गई यहाँ पर, डब्ल्यू बाय एन ए ग्राम हो गई। क्लियर है कि नहीं है? तो अब यहाँ से एक्चुअल एटॉमिक मास के एग्जांपल्स लेना स्टार्ट करोगे तो एक्चुअल कोई भी अगर है आपका मास, जो आप जानते हो ग्राम एटॉमिक मास को, उसको एन से डिवाइड करके लिख देना है। एक्चुअल एटॉमिक मास ऑफ नाइट्रोजन कितना आ जाएगा आपका, 14 बाय एन ए ग्राम। ठीक है, 14 बाय एन ए ग्राम। एक्चुअल मॉलिक्यूलर का एक एग्जांपल ले लेते हैं, बहुत सारे एग्जांपल्स लिख सकते हो आप लोग, कोई इश्यू नहीं है। एक्चुअल मॉलिक्यूलर मास ऑफ H2O कितना हो जाएगा, 18 बाय एन ए ग्राम। 18 बाय एन ए ग्राम। एक्चुअल मॉलिक्यूलर मास ऑफ H2O कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 18 बाय एन ए ग्राम। चलिए, एब्सोल्यूट एटॉमिक और मॉलिक्यूलर मास की बात कर रहे हैं। ठीक है, ये भी एक एटम का ही मास होता है, लेकिन वही है कि 1/na थोड़ा सा देखने में ऑकवर्ड टाइप लगता है, थोड़ा सोफिस्टिकेटेड दिखने में लगे कोई चीज़ तो ज़्यादा अच्छा होता है, तो उसको हम किस में लिख देते हैं, यहाँ पर AMU में लिख देते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या होगा, एब्सोल्यूट एटॉमिक मास और मॉलिक्यूलर मास क्या होगा, इट इज द मास ऑफ वन एटम और मॉलिक्यूल, it is the mass of one atom or molecule in AMU. in AMU, it is the mass of one atom or molecule in AMU। एक एटम या मॉलिक्यूल का AMU में जो मास, एटॉमिक मास यूनिट बोलते हैं इसको, जो मास होता है वो एब्सोल्यूट एटॉमिक मास और मॉलिक्यूलर मास बोला जाता है। तो देखिए यहाँ पर 1 AMU इज इक्वल टू क्या आता है, कैसे निकाला गया ये, 1/12 मास ऑफ वन कार्बन एटॉम इन ग्राम। ठीक है, अब देखिए ये चीज़ मैंने आगे आप लोगों को लिख के बताई है, कोई भी चीज़ें इस तरीके से हम नहीं करते, कहीं ना कहीं यूज था इसका, इसीलिए हमने इसको किया। तो ये यहाँ पर क्या हो गया आपका, यहाँ पर मास ऑफ वन कार्बन एटम 12/Na है, क्योंकि इसकी रिक्वायरमेंट आगे है, तो इसीलिए फ्यूचरिस्टिक भी होना चाहिए कि कौन सा कॉन्सेप्ट कहाँ यूज होने वाला है और कहाँ से कहाँ उसको रिलेट कर देंगे। तो 1 AMU इज इक्वल टू 1/12 मास ऑफ वन कार्बन एटम इन ग्राम क्या हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा, 12/Na ग्राम। तो 12 से 12 कैंसिल हो जाएगा यहाँ पर, और ये क्या हो जाएगा 1/Na ग्राम। तो 1 AMU इज इक्वल टू
12 बाय Na ग्राम। तो 1 AMU इज इक्वल टू ये होता है। अब इनके एग्जाम्पल्स देखो। एब्सोल्यूट एटॉमिक, कोई भी एग्जाम्पल ले लेते हैं। एटॉमिक मास ऑफ नाइट्रोजन कितना हो गया? 14 AMU। एब्सोल्यूट एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन 16 AMU। तो जो 12 बाय Na, 1 बाय Na जहां भी दिखे उसकी जगह क्या लगा देना है? AMU वर्ड लगा देना है। तो एब्सोल्यूट मॉलिक्यूलर मास ऑफ NH3 17 AMU कितना आएगा? 17 AMU। क्लियर है? यहाँ तक आई होप आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगी। आज आप लोगों के मैंने मास क्लियर कर दिए। कल हम नंबर ऑफ मोल्स का कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। इसके बाद इस पर ताबड़तोड़ क्वेश्चंस आप लोग लगा सकते हो। जितने ज़्यादा क्वेश्चंस लगाओगे उतना ज़्यादा अच्छा आप लोगों के लिए रहेगा। थैंक यू एंड ऑल दी बेस्ट। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें, जिससे हमारा भी मोटिवेशन बढ़े और भी आप लोगों को अच्छी अच्छी चीज़ें हम इसी तरीके से सिखाते रहें और आपको आपके सिलेक्शन के नियर बाय पहुंचाते रहें। जय हिंद, जय भारत।